महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे बड़ा खतरा शिवसेना पर उनके दावे को लेकर है। वहीं उनके विधायकों के बाद सांसद भी बागी तेवर अपनाए हुए हैं, जिसे रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बाद भी उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। खबरों के अनुसार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मुर्मू से मिलने के लिए नहीं बुलाया गया है। गौरतलब है कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 14 जुलाई को मुंबई पहुंच रही हैं। इस दौरान वह राज्य के सभी विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगी। मुर्मू के समर्थन के ठाकरे के ऐलान के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अहम साझेदार एनसीपी मुखिया शरद पवार और कांग्रेसी नेता नाराज बताए जा रहे हैं। इसीलिए सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन खबरों के अनुसार ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना को मुर्मू के साथ होने वाली बैठक में बुलाया नहीं गया है। रिपोर्ट के अनुसार ठाकरे कैंप में शामिल शिवसेना सांसद विनायक राउत ने बताया, हमें अभी तक भाजपा या किसी से भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात को लेकर कोई निमंत्रण नहीं मिला है, तो कोई सवाल ही नहीं है कि शिवसेना गुरुवार को होने वाली बैठक में शामिल हो। चूंकि वो आदिवासी महिला है, इसीलिए हमारे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने उनका समर्थन करने का फैसला किया है, और कुछ नहीं। खबर है कि मुर्मू दोपहर को मुंबई पहुंचेंगी। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भारती पवार समेत अन्य नेता होंगे। वो एयरपोर्ट के पास होटल में उनका समर्थन कर रहे सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि करीब 250 सांसद और विधायकों के मुर्मू से मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि 19 में से 12 सांसदों की अपील के बाद ठाकरे ने मुर्मू के समर्थन की घोषणा की थी। मुर्मू के सामने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। वहीं खबर यह भी है कि भाजपा ने अपने सभी 106 विधायकों से मुंबई पहुंचने के लिए कहा है। साथ ही शिवसेना के 40 विधायकों समेत शिंदे कैंप के 50 विधायकों को भी बैठक में शामिल होने के लिए कह दिया गया है। वहीं अहम बात यह भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप के प्रवक्ता और विधायक दीपक केसरकर दिल्ली में हुई एनडीए पार्टियों की बैठक में भी शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद एनसीपी और उसके मुखिया शरद पवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भाजपा अपने दांव से एनसीपी के प्रभाव को राज्य भर में खत्म करती जा रही है, तो वहीं एनसीपी के कई नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इतना सब कुछ कम था जो अब शरद पवार के एक और खास नेता पर सीबीआई का शिकंजा कसने लगा है। सीबीआई ने टूना मछली घोटाले के मामले में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल और उनके भतीजे अब्दुल रज्जाक के खिलाफ केस दर्ज किया है। मोहम्मद फैजल पर उनके भतीजे के प्रतिनिधित्व वाली एक श्रीलंकाई कंपनी को टूना मछली के निर्यात में कथित अनियमितता का आरोप लगा है। एफआईआर में एनसीपी सांसद के भतीजे अब्दुल रज्जाक और श्रीलंका की कंपनी एसआरटी जनरल मर्चेंट के नाम भी शामिल हैं। सीबीआई को जून के आखिरी हफ्ते में इस कथित भ्रष्टाचार से जुड़े इनपुट्स मिले थे। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की। जांच के दौरान सीबीआई ने पाया था कि मोहम्मद फैजल और कुछ अन्य लोग स्थानीय मछुआरों और सरकारी विभाग को धोखा देने में शामिल थे। चाचा भतीजे पर स्थानीय मछुआरों को धोखा देकर श्रीलंका की कंपनी के साथ कथित तौर पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में सीबीआई ने फैजल के लक्षद्वीप और दिल्ली स्थित दोनों ठिकानों पर छापेमारी की। खबरों के अनुसार सीबीआई सूत्रों ने कहा कि इस मामले में अन्य आरोपितों के लक्षद्वीप, दिल्ली और कोझिकोड, केरल में भी तलाशी ली गई। वहीं इस मामले में फैजल ने कहा कि सीबीआई ने कुछ दस्तावेजों की मांग की थी, जिसे उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने मेरे घर की तलाशी ली। उन्होंने ठीक होने पर शून्य रिपोर्ट दी है। देखते हैं वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं, हम वहां से देखेंगे। गौरतलब है कि पिछले महीने यह मामला उस वक्त प्रकाश में आया था जब सीबीआई ने लोकल विजिलेंस के साथ मिलकर इस मामले में कार्रवाई शुरू की थी। सीबीआई ने लक्षद्वीप सहकारी विपणन संघ LCMF, मत्स्य पालन, लोक निर्माण विभाग, खादी बोर्ड और सहकारी समिति और पशुपालन सहित विभिन्न विभागों पर एक संयुक्त औचक निरीक्षण किया था। खबरों के अनुसार डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम इस भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। टूना मछली की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 400 रुपये प्रति किलो है। इसे लक्षद्वीप कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन LCMF द्वारा स्थानीय मछुआरों से खरीदा गया। बाद में इसे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो स्थित एसआरटी जनरल मर्चेंट्स नाम की कंपनी को बेचा गया था। लेकिन बदले में ART कंपनी ने LCMF को पैसे नहीं दिए। इससे स्थानीय मछुआरों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में भाजपा के दांव से हर रोज चित हो रही उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना को एक और बड़ा झटका मिलने वाला है। खबर है कि भाजपा राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है और इस तरह से वो उद्धव ठाकरे को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि इसके लिए भाजपा ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे से संपर्क भी किया है और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को मंत्रिमंडल में शामिल करने की पेशकश की है। भाजपा के इस कदम को राज्य की राजनीति में बड़ी रणनीतिक लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है। गौरतलब है कि अमित फिलहाल विधायक या MLC भी नहीं है। बावजूद इसके उनको मंत्री बनाने का निर्णय शिवसेना में ठाकरे परिवार के प्रभाव को कम करने की एक और कोशिश हो सकती है।
भाजपा ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को स्वीकार किया है। इसीलिए बीजेपी का अमित ठाकरे पर दांव शिवसेना को चोट पहुंचाने के लिए ही माना जा रहा है। इससे शिवसेना को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि यह बात तो दीगर है कि बीते कुछ वर्षों में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को शिवसेना की कमान संभालने के लिए तैयार किया गया है। ऐसे में अमित को कैबिनेट में लाने के कदम को आदित्य के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अमित और आदित्य दोनों को युवा नेताओं के रूप में पेश किया जा रहा है ताकि वो युवाओं को अपने खेमे में ला सकें। वहीं एमएनएस नेताओं का फिलहाल दावा है कि उन्हें ऐसे किसी भी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है, जबकि भाजपा नेता भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमित ठाकरे को मंत्रालय में लाने की योजना बनाई है और इस पूरे खेल के पीछे उन्हीं का दिमाग है। वो राज ठाकरे से एक शिष्टाचार बैठक भी करने वाले थे, लेकिन बाद में यह बैठक स्थगित कर दी गई है। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे की रुखसती के बीच राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की एंट्री ने महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से हलचल पैदा कर दी है। अमित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्टूडेंट विंग यानी एमएनएस विद्यार्थी सेना की कमान संभाल रहे हैं। वे एमएनएस विद्यार्थी सेना के प्रमुख के रूप में सियासत में काफी सक्रिय भी हो गए हैं और सिंधुदुर्ग जिले में बैठकें कर रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति में एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, उसी तरह वो अमित ठाकरे को आगे लाकर शिवसेना को कड़ा संदेश देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष तो टूटकर बिखर ही गया, लेकिन अब कांग्रेस में भी यशवंत सिन्हा का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन ने यशवंत सिन्हा को छोड़ द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है और लगे हाथ सोनिया गांधी को भी यह नसीहत दे डाली कि वो भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान करें। प्रमोद कृष्णन ने ऐसे वक्त में यह ट्वीट किया जब सोनिया गांधी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करने वाली हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन के ट्वीट से सियासत में हलचल बढ़ गई है। प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट कर कहा कि पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं है। पार्टी हाईकमान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस की मीटिंग से पहले प्रमोद कृष्णन का यह ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का भोपाल में कमलनाथ के निवास पर स्वागत किया गया था। इस पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह नौबत आ गई, अब किसी कांग्रेसी को ही लड़ा देते। इससे पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कई ऐसे बयान दिए जो कांग्रेस से बिल्कुल अलग दिखते हैं। 12 जुलाई को भी उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर कटाक्ष किया था। यशवंत सिन्हा ने कहा था कि राष्ट्रपति चुने जाने पर मैं संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करूंगा और सरकार को ऐसा कुछ भी करने से रोकूंगा जिससे प्रजातंत्र का हनन हो, जैसे राज्य में चुनी हुई सरकार को गिराना। यशवंत सिन्हा के इस बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बार बार कटौती की और राज्य सरकारों ने भी कटौती करने का आग्रह किया ताकि लोगों को तेल की कीमतों से राहत मिले। लेकिन महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने जनता को एक बार भी राहत नहीं दी और जब दी तो वह कटौती बेहद मामूली थी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे की सरकार ने वह काम कर दिया जो उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए। शिंदे सरकार ने तेल की कीमतों में बड़ी कटौती की घोषणा कर दी, जिससे राज्य के खजाने पर 6,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर कम करने का फैसला किया गया है। इस फैसले से आम जनता को काफी राहत मिलेगी जो तेल की कीमतों से परेशान थे। एकनाथ शिंदे सरकार ने पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का इशारा दे दिया था, जिस पर अब कैबिनेट की मीटिंग में मुहर लग गई। केंद्र सरकार ने करीब 1.5 महीने पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की थी। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल से क्रमशः 8 रुपए और 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का फैसला किया था। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 2.08 रुपए और 1.44 रुपए प्रति लीटर वैट कम कर दिया था, लेकिन अब लोगों को ज्यादा राहत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मोदी सरकार से बार बार मात खाने वाले विपक्ष को राष्ट्रपति चुनाव में भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी।
क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वह बतानी है कि यशवंत सिन्हा बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहे हैं। इस संभावित पराजय से बौखलाई कांग्रेस और टीएमसी ने अब संसद में असंसदीय आचरण करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और टीएमसी के सांसद उन सभी शब्दों का प्रयोग करेंगे जिन्हें असंसदीय मानकर वर्जित कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस और टीएमसी की जिद है कि वे उन्हीं शब्दों का बार बार प्रयोग करेंगे। मॉनसून सत्र से पहले असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट आई है जिन्हें सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की पार्टी मानने को तैयार नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये शब्द असंसदीय नहीं हैं और जो असंसदीय नहीं थे उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ने पहले इन शब्दों का इस्तेमाल किया है तो हम क्यों नहीं करेंगे। कांग्रेस मीडिया विभाग के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस इन शब्दों का इस्तेमाल करेगी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी नए बुकलेट में जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट जैसे शब्दों को असंसदीय करार दिया गया है और अगर संसद की कार्यवाही के दौरान संसद में कोई सदस्य इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। अब आगे क्या विश्व गुरु। कांग्रेस ने जुमलाजीवी और कई अन्य शब्दों को असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखे जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले सदस्यों के उपयोग के लिए जारी किए गए इस संकलन में ऐसे शब्द या वाक्यों को शामिल किया गया है जिन्हें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानमंडलों में वर्ष 2021 में असंसदीय घोषित किया गया था। डेरेक ओब्रायन ने अपनी अवज्ञा को सरकार की लाइन के विपरीत बताते हुए ट्वीट किया, सत्र कुछ दिनों में शुरू होना है। अब हमें संसद में भाषण देते समय इन बुनियादी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए, दुर्व्यवहार, धोखा, भ्रष्ट, पाखंड, अक्षम, इन सभी शब्दों का प्रयोग करूंगा। मुझे निलंबित करो, हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनते ही कांग्रेस हमलावर हो गई है और उसने बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे को झटका देने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के इस फैसले को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस हवा देने के मूड में हैं। यही वजह है कि जब मिलिंद देवड़ा ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे के द्वारा वार्डों के परिसीमन को रद्द करने की मांग की तो पलटकर देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही फैसला लेंगे। मतलब कि उद्धव गुट वाली शिवसेना के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए एकनाथ शिंदे सरकार पूरी तरह से तैयार बैठी है। मिलिंद देवड़ा ने अपने पत्र में शिवसेना की जमकर आलोचना की है। उनकी आलोचना पर ध्यान देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने भी तुरंत ट्विटर पर इसका जवाब दिया और आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में निर्णय लेंगे। मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने कहा है कि शिवसेना द्वारा किया गया वार्ड निर्माण अनाधिकृत या अवैध है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मुंबई नगर निगम भारत का सबसे अमीर निगम है। मुंबई नगर निगम चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हुए हैं। केवल एक पार्टी के लाभ के लिए मुंबई के वार्ड ढांचे को बदलना अनैतिक और असंवैधानिक है। इसलिए मैंने एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। मिलिंद देवड़ा ने लोगों से एकजुट होकर नया वार्ड बनाने की अपील की। फडणवीस ने कहा कि मुझे मिलिंद देवड़ा से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुझे संबोधित करते हुए पत्र मिला है। हमने आपकी भावनाओं पर ध्यान दिया है और निश्चित रूप से मुंबई वासियों और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आपकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। मुंबई नगर निगम के वार्ड ढांचे को लेकर कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा खुलकर शिवसेना की आलोचना कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने कई लोगों की भौएं चढ़ा दी हैं। क्या देवड़ा के बयान से कांग्रेस और शिवसेना के बीच दरार आएगी? यह देखना महत्वपूर्ण है।
मिलिंद देवड़ा ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने महाविकास के मोर्चे में होने के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन क्यों किया। कांग्रेस उनसे इस बारे में पूछेगी। देवड़ा ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान मुंबई के वार्ड संरचना के बारे में निर्णय लिया गया था। कांग्रेस ने इस वार्ड संरचना पर मुद्दा उठाया था। हालांकि शिवसेना एक तरफा आगे बढ़ी, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को एक पत्र लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही कांग्रेस में तो पहले ही मतभेद हो गया। उसकी सहयोगी शिवसेना ने उससे इस मामले में नाता तोड़ लिया और अब हेमंत सोरेन ने भी सोनिया गांधी को तगड़ा झटका देते हुए द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर खलबली मचा दी। जब उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया तब कांग्रेस बहुत तिलमिलाई और एमवीए गठबंधन में होने के बावजूद अपने फैसले की चर्चा नहीं करने को लेकर उद्धव ठाकरे पर हमले किए। लेकिन झारखंड में गठबंधन की सरकार है और उसके सीएम हेमंत सोरेन हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए हेमंत सोरेन की इस चोट को सह लेगी या फिर सरकार से समर्थन वापस लेकर अपना अलग रास्ता चुनेगी। झारखंड की सत्ता को हासिल करने के लिए बीजेपी के लिए यह एक बड़ा मौका है। बीजेपी चाहेगी कि हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी के बीच तकरार बढ़े ताकि उसका लाभ उसे मिल सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं। आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होने वाला है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने बयान जारी कर कहा कि अतएव सम्यक विचारोपरांत पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लेती है। आप सभी सांसदों और विधायकों को निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन के इस फैसले से सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यशवंत सिन्हा चुनाव के पहले ही द्रौपदी मुर्मू से इतना पिछड़ गए हैं कि उसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो यशवंत सिन्हा का समर्थन करके उसके सिर्फ हाथ ही जलने वाले हैं, हासिल कुछ होना नहीं। सबकी निगाहें अब इस बात पर रहेंगी कि हेमंत सोरेन की पलटी का बदला कांग्रेस कैसे चुकाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति से देश में शायद ही कोई अनजान होगा। कांग्रेस जहां जहां सत्ता में रही है या सत्ता में है, वहां उसने तुष्टीकरण की मिसाल कायम की है। एक धर्म विशेष के लिए सब कुछ कर गुजरने वाली कांग्रेस हिंदुओं के किसी मुद्दे पर पक्ष लेने की बात आते ही बगले झांकने लगती है। उसकी हिंदू विरोधी सोच और एक धर्म विशेष को लेकर तुष्टीकरण की नीति का एक नजारा तब देखने को मिला जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने मुस्लिम मोहल्ले में जाने से पहले अपने माथे का तिलक पोंछ दिया। नकुलनाथ छिंदवाड़ा जिले के परासिया में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में एक रोड शो कर रहे थे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने माथे पर लगे तिलक को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि हिंदू आस्था में माथे पर तिलक का एक विशेष स्थान माना जाता है और तिलक का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। वहीं वीडियो में साफ दिख रहा है कि नकुल ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाने से पहले अपने माथे पर लगे तिलक को पोंछ लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम के बेटे की आलोचना की है। वहीं दिल्ली भाजपा के नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ ने उनके इलाके में प्रवेश करने से पहले तिलक मिटा दिया। यहाँ तेजेंद्र का उनके से इशारा एक विशेष समुदाय के लोगों से था। वहीं भाजपा के एक अन्य सदस्य ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि नकुलनाथ ने तिलक को हटाकर कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को उजागर किया है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने इस शांतिपूर्ण इलाके में प्रवेश करने से पहले अपना तिलक ही नहीं हटाया, बल्कि ऐसा करके उन्होंने कांग्रेस की मानसिकता को भी उजागर किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को गिद्ध बताते हुए कहा कि उनके जैसे लोग अपना महल बनाने के लिए जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। बता दें कि इस वीडियो को सबसे पहले खुद नकुलनाथ ने फेसबुक पर पोस्ट किया था, लेकिन हिंदुओं को भड़काने वाला यह पोस्ट जल्द ही अन्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बीच कांग्रेस मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी के मिश्रा ने नकुलनाथ का बचाव करते हुए कहा कि वो प्रचार के दौरान पसीना पोंछ रहे थे, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि नकुल तिलक को साफ करने की कोशिश में कई बार अपने माथे पर तिलक वाली जगह को ही पोंछते हैं। वहीं विवाद बढ़ता देख अब यह वीडियो नकुलनाथ ने फेसबुक अकाउंट से हटा दिया है। इसीलिए यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर छिंदवाड़ा में मुस्लिम बहुल इलाके में प्रवेश करने से पहले नकुल तिलक नहीं बल्कि अपना पसीना पोंछ रहे थे, तो इस वीडियो को क्यों हटाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।